हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। आज की कहानी शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की है जो अब प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज के एक ऐसे आदमखोर इंसान की है जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उन्हें मार कर उनके दिमाग का सूप बनाकर पी गया। बात साल 2000 की है, जब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रहने वाले धीरेन्द्र सिंह दिसंबर साल 2000 में लापता हो गए। धीरेन्द्र सिंह हिंदी के दैनिक अखबार आज के पत्रकार थे। धीरेन्द्र सिंह एक पत्रकार थे तो जाहिर सी बात थी कि कई बार उनको घर से बाहर भी रहना पड़ता था। पहले धीरेन्द्र सिंह के घर वालों को लगा कि वो उनके काम की वजह से कहीं बाहर रुक गए होंगे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। इसलिए धीरेन्द्र के घर वाले उनके काम से ना लौटने पर ज़्यादा चिंता में नहीं दिखाई दिए। लेकिन बाद में घर वालों की चिंता तब ज़्यादा बढ़ने लगी जब 2 दिन हो गए और धीरेन्द्र घर वालों से ना कोई बातचीत हुई और ना ही किसी प्रकार का संपर्क हुआ। उस समय धीरेन्द्र अपने पास मोबाइल फ़ोन रखते थे और उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। घर वालों ने धीरेन्द्र को हर जगह ढूंढा जहां वो जा सकते थे या जहां लोगों को लगा कि हाँ, शायद वो वहां गए होंगे या कुछ भी। हर जगह उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन धीरेन्द्र का कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिर घर वालों ने पुलिस स्टेशन में 17 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई उनके गुमशुदगी की। रिपोर्ट लिखाते ही पुलिस वालों ने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि यह एक पत्रकार का मामला था और पुलिस वालों ने उनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली। कॉल डिटेल में पुलिस को इलाहाबाद के ही एक लैंडलाइन का नंबर मिला। इस नंबर पर धीरेन्द्र सिंह की 16 दिसंबर को बात हुई थी और वो भी रात के करीब 12 बजे के आसपास। ये कॉल धीरेन्द्र सिंह के मोबाइल से आखिरी कॉल थी। पुलिस को शक हुआ कि आखिर ये नंबर किसका है। धीरेन्द्र सिंह की आखिरी बार बात हुई थी तो इतनी रात को क्यों हुई थी। पुलिस को लगा कि इस नंबर से धीरेन्द्र के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। पुलिस इस नंबर के एड्रेस पर जब पहुंची तो मालूम हुआ ये नंबर इलाहाबाद की छिलकी की रहने वाली फूलन देवी के नाम है कि एक महिला का है। पुलिस की एक टीम छिलकी पहुंची और फूलन देवी से मिली। वो उस समय अपने क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य थी। उसका पति राजा कलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता था। पुलिस की पूछताछ में फूलन देवी ने बताया कि वो धीरेन्द्र सिंह के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती। जब फूलन देवी के पति राजा कलंदर से पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की तो पता राजा कलंदर और पत्रकार धीरेन्द्र सिंह से उनके अच्छे रिश्ते थे और 16 दिसंबर को उसकी बात भी हुई थी और ये बात केवल हालचाल पूछने के लिए हुई थी। फिलहाल पुलिस दोनों के बयान लेकर लौट आई, पर पुलिस का शक फूलन देवी के परिवार पर गहरा हो गया था। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी को एक चैलेंज के तौर पर लिया था और हर एंगल से इस केस की छानबीन कर रही थी। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह के विरोधियों और दुश्मनों के बारे में पता किया, पर उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा था। पुलिस के शक की सुई बार बार राजा कलंदर और धीरेन्द्र सिंह के बीच हुई फ़ोन कॉल पर आकर रुक जाती थी। वो इसलिए कि रात 12 बजे आखिर कोई हालचाल लेने के लिए फ़ोन क्यों करेगा, क्योंकि आमतौर पर गांव में जल्दी सब सो जाते हैं, तो रात 12 बजे हालचाल लेना ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आमतौर पर रात 12 बजे कोई कॉल तभी करेगा जब बहुत ही ज़रूरी बात होगी। अब ध्यान देने की वाली ये भी बात है कि घटना सन 2000 की है। उस समय गांव में बिजली की समस्या बहुत रहती थी। लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे और रात के 8 बजे तक गांव में सन्नाटा हो जाया करता था, खासकर ठंड में। तो इसलिए पुलिस वालों को लगा कि राजा कलंदर कुछ न कुछ छुपा रहा है। पुलिस ने राजा कलंदर का बायोडेटा निकलवाया, जिससे ये खुलकर आया कि राजा कलंदर अपराध से जुड़े कई काले धंधे में लिप्त है। पुलिस को एक और बड़ी अजीब बात पता चली कि राजा कलंदर का असली नाम राम निरंजन है, ना कि राजा कलंदर।
और उसकी पत्नी का नाम भी फूलन देवी नहीं है, बल्कि राजा कलंदर ने ही उसे ये नाम शादी के बाद दिया था। राजा कलंदर के 2 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम उसने अदालत रखा था और दूसरे का नाम जमानत रखा था। राजा कलंदर के काले धंधों का पता चलते ही पुलिस ने उसकी पत्नी फूलन देवी से पूछताछ शुरू की और राजा कलंदर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कुछ दिन के सख्त पूछताछ में राजा कलंदर टूट गया और उसने सच्चाई उगल ही दी। लेकिन अपना मुंह खोलने से पहले उसने एक शर्त रखी। ये अजीब सी शर्त थी। राजा कलंदर ने कहा वो मुंह खोलेगा और सब सच बताएगा, मगर उसे दाल पीनी है और जब उसे दाल पिलाई जाएगी तब वो सब बताएगा। ये डिमांड सुनकर पुलिस वाले भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा कि ये इस अजीब डिमांड को सुनकर वो इस तरह हैरान नहीं थे, क्योंकि वो कोई बड़ी डिमांड नहीं कर रहा था, वो एक मामूली सी डिमांड कर रहा था, लेकिन वो बड़ी अजीब सी डिमांड कर रहा था। तो पुलिस वाले ने राजा कलंदर की ये शर्त पूरी की और उसे दाल ला कर दी, क्योंकि पुलिस वाले किसी तरह ये केस सुलझाना चाहते थे। इसके बाद राजा कलंदर ने जो बातें उगलना शुरू की तो हैरान ही नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली भी थी। राजा कलंदर ने बताया वो एक गिरोह चलाता था जो सुनसान सड़कों पे आने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को मार देता था और उनके पैसे और उनकी गाड़ियां लूटकर उन्हें दूर जाकर बेच देते थे। अपनी नौकरी और पत्नी की राजनीति के आड़ में ऐसे बहुत सारे धंधे करता था और धीरेन्द्र सिंह को उसके इन काले धंधों की भनक लग गई थी। और राजा कलंदर को ये डर था कि कहीं धीरेन्द्र सिंह उसके काले कारनामों को अखबार में छाप न दे। इसी डर से उसने रात को अपने पिगली के फार्म हाउस में बहाने से बुलाया। धीरेन्द्र सिंह 17 दिसंबर की उस ठंड रात को राजा कलंदर के उसी पिगली फार्म हाउस में गया। धीरेन्द्र सिंह अपने बाइक से पहुंचा था वहां पर, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी तो राजा कलंदर ने आग जला रखी थी और उसने धीरेन्द्र सिंह से कहा आओ बैठो और आग तापो। धीरेन्द्र सिंह के आग के पास बैठने के साथ ही जैसे ही धीरेन्द्र सिंह आग के पास बैठे वैसे राजा कलंदर का साला वक्षराज दबे पांव पीछे से आकर एसी कट्टे से उनकी पीठ पर गोली चला देता है और तुरंत ही धीरेन्द्र की जान चली जाती है। इसके बाद राजा कलंदर और वक्षराज ने मिलकर लाश के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पॉलीथीन में भर दिए और उन टुकड़ों को टाटा सुमो गाड़ी में रखकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले ले गए और लाश के टुकड़ों को वहीं फेंक दिया। राजा कलंदर ने पुलिस को बताया कि वो धीरेन्द्र की बाइक को अपने समधी को बनारस में दे आया और धीरेन्द्र के जूतों को अपने साले वक्षराज को दे दिया। बाद में पुलिस ने दोनों को उस जगह ले गई जहां उन्हें धीरेन्द्र की लाश के टुकड़े को फेंका था। पुलिस ने धीरेन्द्र के बॉडी पार्ट उस जगह से जमा कर लिए और ये बॉडी पार्ट्स धीरेन्द्र के ही थे। पुलिस ने उस टाटा सुमो गाड़ी को भी जब्त कर लिया और ये गाड़ी राजा कलंदर ने रायबरेली से एक युवक को मार कर छीनी थी। राजा कलंदर ने जो अपराध किए उसकी गांठें अब एक एक करके खुलना शुरू हो गई थी। फिर पुलिस राजा कलंदर के पिगली वाले फार्म हाउस पर भी गई जहां धीरेन्द्र सिंह की हत्या हुई थी। उस पिगली फार्म हाउस पर जो पुलिस वालों ने देखा उनको देखकर पुलिस वालों की रूह कांप गई। उस फार्म हाउस में एक पेड़ था जिसकी टहनियों से इंसानी खोपड़ियां लटक रही थी। इन खोपड़ियों को कई रंगों से रंगा गया था और खोपड़ी पर अलग अलग जातियों के नाम भी लिखे हुए थे, जैसे श्रीवास्तव, पंडित, मुस्लिम और। पुलिस ने पूरे फार्म हाउस की तलाशी ली तो उन्हें एक अहम सबूत मिला जिसने पेड़ पर लटकी हुई सारी खोपड़ियों के राज उगल दिए। ये एक डायरी थी, राजा कलंदर के हाथ से लिखी हुई एक डायरी, जिसे राजा कलंदर अपनी अदालती डायरी कहता था। इस डायरी में हर इंसान का नाम लिखा हुआ था जिसे राजा कलंदर ने अपना शिकार बनाया था। उस डायरी में 14 लोगों के नाम दर्ज थे, जिसमें आखिरी नाम पत्रकार धीरेन्द्र का था। इन 14 लोगों में से अधिकतर लोगों को मारने का उसका तरीका और उद्देश्य एक ही था। उसका पहला शिकार उसके साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला कालीचरण श्रीवास्तव था। कालीचरण की हत्या राजा कलंदर ने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो कास्य जाति का था। राजा कलंदर के अनुसार कास्य जाति के लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है और वो बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं।
इसलिए उसने कालीचरण को अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। उसके सिर को धड़ से अलग कर कर उसके शरीर के कई टुकड़े किए और कई टुकड़े उसने जंगल में फेंके और कुछ फार्म हाउस में ही गाड़ दिए। उसके बाद उसने उनके सर के से भेजा निकाला और उसको दाल में मिलाकर सूप की तरह पी गया। राजा कलंदर बचपन में कुछ खास नहीं था। वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर था और वो चाहता था समाज उसकी इज्जत करे, क्योंकि समाज उसी की इज्जत करता है जो पढ़ा लिखा और विद्वान होता है। तो राजा कलंदर के मन में बचपन से ही बैठ गया था कि दिमागदार और पढ़े लिखे लोगों को समाज में ज़्यादा इज्जत मिलती है और उन्हें ज़्यादा सम्मान से ही लोग पूछते हैं। बस फिर क्या था, उसने अपना नाम राजा कलंदर रख लिया। इस नाम से वो खुद को राजा महसूस करता और उसने अपनी बीवी का नाम फूलन देवी रख दिया और अपने दोनों बेटों का नाम, बड़े बेटे का नाम अदालत और छोटे बेटे का नाम जमानत, सिर्फ इसलिए रखा कि अदालत और जमानत दोनों उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि वो राजा था जिसको लगता था कि होशियार लोगों का दिमाग निकालकर उसका सूप बनाकर पिया जाए तो दुनिया में वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और काबिल इंसान बन सकता है। राजा कलंदर इस हद तक सनकी था कि वो रात को फार्म हाउस में जाता और खोपड़ियों की अदालत लगाता, खोपड़ियों को अपने सामने रखता और किसी राजा की तरह सुनवाई करता। वो खुद ही जज, खुद ही वकील होता और खुद ही अदालत होता, फिर अपना फैसला सुनाता और उन खोपड़ियों का भेजा निकालकर उनका सूप दाल में मिलाकर पी जाता। राजा कलंदर एक निर्भंशी इंसान था। राजा कलंदर ने 1998 में पहला कत्ल किया था और आखिरी सन 2000 में। राजा कलंदर और उसके साले वक्षराज को अपना गुनाह कबूल कर चुके थे, मगर अदालत में ये केस 12 साल चला और अदालत ने इसे रेयरिस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।